रेलवे स्टेशन पर कच्चा आम बेचने वाली बहन। आम ले लो आम, जौनपुर के ताजे वाले कच्चे आम ले लो। एक बार खावेंगे बार बार आवेंगे। सपना के आम बड़े सस्ते हैं दाम, ले जाओ वे ले जाओ। तभी एक आदमी सपना के पास आता है। अरे आम कैसे दिए लड़की? साहब केवल 50 रुपए किलो है। अच्छा 40 लगा लो, 1 किलो चाहिए। सपना 1 किलो आम गिनकर उस आदमी को दे देती है। रिया बहन कहाँ चली गई? कहीं रोज की तरह सो तो नहीं गई ना कहीं? सपना आम का टोकरा अपने सर पर उठाए रेलवे स्टेशन पर ही अपनी बड़ी बहन रिया को देखने लगती है। रिया सपना की तरह काली नहीं थी, उसका रंग बहुत ही गोरा था। सपना प्लेटफॉर्म पर छांव में एक कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही थी और उसके पास में रखी टोकरी के आम 2 कुत्ते खा रहे थे। तभी सपना वहां आकर उन कुत्तों को भगाती और रिया को जगाती है। तू फिर से आ गई, कल उठो, मुझे नींद से जगाने। घर में माँ पिताजी सोने नहीं देते और दिन में यहाँ ये सपना मेरे सपने पूरे नहीं होने देती। रिया बहन, हम यहाँ पिताजी का सपना पूरा करने आते हैं, अपने नींद के सपने देखने नहीं। देखिए सवेरे से मैंने कितने आम बेच दिए और आपने एक आम तक नहीं बेचा। तू ही बेचे आम, मुझे नहीं बेचना है। फालतू में रोज रोज पिताजी भेज देते हैं हमें ये आमों का टोकरा लेकर स्टेशन पर। रिया बहुत ही घमंडी थी, उसे आम बेचना अच्छा नहीं लगता था। थोड़े समय बाद सपना के सारे कच्चे आम बिक जाते हैं और रिया के आम जैसे के वैसे ही टोकरी में पड़े हुए थे। शाम का समय रिया और सपना दोनों घर आते हैं। सपना और रिया अपने माता पिता उर्मिला और शेखर के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहते हैं। सपना के माता पिता बहुत ही गरीब थे। सपना के पिताजी रोज उसी गांव के सेठ बलराम के मल्ले में जाते थे और बलराम से कम दाम में कच्चे आम ले आते थे। रात का समय। ये क्या रिया, आज भी तूने सारे आम वापस ले आए? पिताजी मुझे ना ये आम वाम बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है और कल से ना मैं बिल्कुल भी आम बेचने गांव में नहीं जाऊंगी। रिया बेटा, सपना भी तो तुम्हारे बराबर आम बेचती है ना, उसे तो कभी कोई तकलीफ नहीं हुई आज तक। सपना तुमसे ज्यादा मेहनत करती है और वो रोज पूरे आम बेच कर ही आती है और तुम एक आम तक नहीं बेचती। रिया, हम बहुत गरीब लोग हैं बिटिया, हमारा गुजारा आम बेच कर ही होता है। ये आपकी छोटी बेटी सपना भले ही पागल है, पर मैं पागल नहीं हूँ। और किस गुजारे की बात कर रहे हैं आप? कोई शाही पकवान बनाकर नहीं खिलाते आप मुझे। हमें पालने की अगर आप में ताकत नहीं थी तो हमें पैदा ही क्यों किए थे? घर से उठाकर हमें सड़कों पर बिठा दिया। आपको क्या, आपकी तो उम्र हो गई है, पर हमारे जीवन की तो अभी शुरुआत हुई है ना। हमारे जीवन को क्यों बर्बाद करने पर तुले हो आप? रिया की ये बात सुनकर शेखर उर्मिला की आंखें नम हो जाती हैं। रिया बहन, ये हमारे माता पिता हैं, इनका कोई बेटा नहीं है, केवल हम 2 बेटियां ही हैं। अगर हम अपने बूढ़े माता पिता का सहारा नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हमें ही अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनना है। अपनी ज्ञान की बातें ना अपने पास ही रखना सपना। लड़की का जीवन माता पिता के साथ नहीं गुजरता। अरे अगर इन्हें इतनी ही तकलीफ हो रही है ना हमें पालने में, तो मैं ही अब इस घर से चली जाऊंगी। बस एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर दोबारा मैं इस घर की ओर मुड़कर भी नहीं देखूंगी। बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं इन सबसे, इस गरीबी से। इतना कहते ही रिया घर से बाहर चली जाती है। रिया की बातें सुनकर उर्मिला और शेखर बहुत रोने लगते हैं। कैसा बदनसीब पिता हूँ ना मैं उर्मिला, जो अपनी जवान बेटियों की खुशियों को भी पूरा नहीं कर सकता। दोनों मिलकर खूब रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद रिया एक रमेश नाम के अमीर लड़के से शादी करके अपने घर चली आती है। ये सब क्या है रिया बिटिया? माँ, ये रमेश है। मैं रमेश से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों ने आज शादी कर ली है। रमेश इस गांव के सबसे अमीर आदमी हैं। बिटिया, शादी करने से पहले एक बार बता तो दिया होता। पिताजी, इस घर की गरीबी और यहाँ का बासी बचा खुचा खाना, इनसे मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब रमेश से शादी करने के बाद मेरा जीवन बदलने वाला है। अब मुझे आप लोगों की तरह इस झोपड़े में नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा बासी खाना खाकर अपना जीवन नहीं बिताना पड़ेगा। अपनी बिटिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उर्मिला और शेखर रोने लगते हैं। रिया रमेश के साथ अपने ससुराल चली जाती है और रमेश के बड़े से घर में रहकर खुशी खुशी शान से अमीरों की तरह अपना जीवन बिताने लगती है। इधर अब सपना अकेली ही आम बेचने रेलवे स्टेशन जाने लगी। एक रात। उर्मिला, हमारी बड़ी बेटी रिया का भाग्य तो जैसे के तैसे चमक उठा। अब हमें अपनी सपना बिटिया के लिए भी ऐसा ही अमीर और अच्छा परिवार देखकर सपना की भी शादी करवा देनी चाहिए, ताकि सपना बिटिया भी अपने जीवन में खुश रह सके। फिर क्या था, कुछ दिन बाद ही उर्मिला और शेखर सपना की शादी एक बहुत ही गरीब परिवार के बेटे अजय से करवा देते हैं। अजय उसी गांव में आम बेचता था और उसी की कमाई से उसके माता पिता दर्पण और दामिनी का गुजारा चलता था। कुछ दिन बाद। माँ, पिताजी, आजकल हमारे ऊपर लोगों का कर्ज बहुत हो रखा है,
शादी में इतना पैसा खर्च हो गया, ऊपर से रोज रोज घर खर्च में इतना पैसा जा रहा है, और इस बार कारोबार में भी कोई ज्यादा मुनाफा नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अजय, मुझे भी अपने साथ आम बेचने ले चल बेटा। एक साथ 2 कमाई घर में आएंगी तो हमें थोड़ी हिम्मत मिलेगी। नहीं पिताजी, इस बुढ़ापे में आप कैसे काम कर सकते हैं? जी मैं क्या कहती हूँ, मुझे आम बेचने का पूरा अनुभव है। शादी से पहले मैं अपने पिताजी के साथ गांव में ही आम बेचती थी। क्या मैं भी आपकी तरह आम बेचूं गांव में? हमारी कमाई दुगनी होने लगेगी, इससे आपको सहारा भी मिलेगा। तू क्या कर लेगी बहू? जब से तेरे मनूस कदम इस घर में पड़े, हमारे बेटे का कारोबार चलना ही बंद हो गया। अजय, साथ मिलकर काम करेंगे तो आसानी भी होगी, और अगर आम नहीं बिक रहे तो क्या हुआ, हम आम का रस बनाकर बेचते हैं ना। गर्मी के मौसम में लोगों को आम का रस पीने में बहुत मजा आता है। आम रस? फिर क्या था, सपना अजय के साथ घर में ही आम रस बनाने लगती है और अजय के साथ गांव में एक एक गिलास में आम रस बेचने लगती है। अजय और सपना का आम रस का कारोबार इतना चलने लगा कि लोग चलते चलते ही उनसे आम रस खरीद कर पीने लगे। रोज के रोज कुछ घंटों में ही उनका सारा आम रस बिकने लगा। दिन प्रतिदिन अजय और सपना की कमाई इतनी होने लगी कि उनके पास पैसा ही पैसा आने लगा। एक दिन सपना और अजय अपनी दुकान में आम रस बेचते खड़े थे। वाह सपना, तुम्हारा ये उपाय तो हमें मालामाल कर रहा है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आमरस का कारोबार भी इतना चलेगा। काम चाहे कोई भी हो, बस उसे दिल से करना चाहिए, फिर कारोबार भी अच्छा होता है और मुनाफा भी अच्छा आता है। उतने में ही वहाँ एक बड़ी सी कार आकर रुकती है और उस कार से सपना की बहन रिया और उसका पति रमेश उतरता है। रिया बहन, आप कितने दिनों बाद मिल रही हो? अरे सपना, तू अभी भी आम ही बेच रही है? बेच बेच बेच, तेरे और तेरे गरीब पति के भाग्य में यही लिखा है। मुझे देख, लाखों की गाड़ी में घूमती हूँ, महलों में रहकर राज करती हूँ, और आज मेरे पास सब कुछ है। तेरे पास क्या है? केवल गरीबी। माँ बाप को दुखी करके ऐसे ऐशो आराम कोई काम के नहीं होते रिया बहन। आपने पिताजी और माँ का बहुत दिल दुखाया है। वो सब मेरा बीता हुआ कल था और ये मेरा आज है, तो मैं अपने आज के बारे में ही सोचती हूँ। वैसे अगर तुम्हें कुछ भीख चाहिए हो तो बता देना, मैं दे दूंगी। इतना कहते ही रिया वहां से चली जाती है। देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं। सपना और अजय एक साथ अब कई सारे कारोबार करने लगे। वो इतने अमीर हो चुके थे कि उनके पास अब किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन सपना अजय के साथ रेलवे स्टेशन आती है। तभी वो देखती है कि उसकी करोड़पति बहन रिया फटे पुराने कपड़े पहने स्टेशन पर सड़े हुए आम बेच रही थी। ये देखकर सपना के होश उड़ जाते हैं। रिया बहन, आप ये सब क्या है? सपना को देखकर रिया रोने लगती है। सपना, हम पूरे बर्बाद हो गए। रमेश को कारोबार में इतना बड़ा नुकसान हो गया कि हमारे पास से हमारा सब कुछ चला गया। हम रास्ते के भिखारी बनकर रह गए सपना। इसीलिए जीवन का गुजारा करने के लिए मैं ये आम बेच रही हूँ, पर ये भी नहीं बिक रहे। अपनी बहन की दुख भरी कहानी सुनकर सपना रोने लगती है। मेरी बहन, आप चिंता क्यों करती हो? अभी आपकी छोटी बहन जिंदा है। चलिए आप सब मेरे साथ मेरे घर चलिए। सपना रिया और उसके ससुराल वालों को अपने घर ले आती है और अपनी बहन को एक बड़ा सा घर खरीद कर देती है और उन्हें अपने खेत में काम से लगा देती है। ये सब देखकर रिया रोते रोते सपना से अपनी गलती की माफी मांगती है। उसके बाद सब हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। राधा, रसगुल्ले बन गए क्या? जी बन तो गए, बस अभी रस में डाला है। बस इन पर चाशनी चढ़ जाए फिर ले जाना। फिर कुछ देर बाद राधा सारे रसगुल्लों को भगोने में भर देती है और गोपी उन्हें बेचने निकल पड़ता है। अच्छा अम्मा, चलता हूँ। ये कहकर गोपी गली गली घूमकर रसगुल्ले बेचने लगता है। रसगुल्ले ले लो, रसगुल्ले, रस से भरे स्वादिष्ट रसगुल्ले ले लो, रसगुल्ले। अरे ओ गोपी, 10 रसगुल्ले देना। क्या बात है भाभी, आज कोई आने वाला है क्या? हाँ, वो आज घर में मेरी ननद निम्मो को देखने वाले लड़के आने को हैं। ऐसे में मिठाइयों के बिना मेहमान नवाजी कहाँ पूरी होती है। और तुम्हारे रसगुल्ले का स्वाद इतना गजब का है कि बच्चे बूढ़े सब खाते हैं। शुक्रिया सरिता भाभी, मगर ये रसगुल्ले मेरी बीवी राधा और अम्मा बनाती हैं। वैसे दोनों सास बहू के हाथ में गजब का स्वाद है। चलो अब रसगुल्ले दे दो। फिर गोपी 10 रसगुल्ले सरिता को देकर आगे बढ़ जाता है, जहाँ लोगों में उसके रसगुल्लों की लूट मच जाती है। फिर गोपी घर लौट आता है, जहाँ सरस्वती खटिये पर बैठी थी और राधा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। अरे राधा, तुम तो पसीने से भीग गई हो। हाँ जी, मेरी छोड़िए, रसगुल्ले बिक गए। अरे बिकते कैसे नहीं,
तुम सास बहू इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाती हो कि लोगों के मुंह से नहीं छूटता, और आज तो कमाई भी अच्छी खासी हुई है। कुल मिलाकर रसगुल्ले बेचकर गरीब सास बहू की गृहस्थी गुजर बसर हो रही थी। रसगुल्ले बनाना सरस्वती और राधा का रोज का काम था। उनके पास खेती की एक जमीन थी जिसमें गुजारे के लिए सास बहू थोड़ा बहुत धान और गेहूं उगाया करती थी। गुजरते वक्त के साथ मई जून की गर्मियां शुरू हो जाती हैं। एक सुबह जब राधा रसगुल्ले बनाने के लिए जैसे ही चूल्हे पर दूध चढ़ाती है, दूध पूरी तरह से फट जाता है। माँ जी, दूध तो फट गया, अब रसगुल्ले कैसे बनेंगे? अब इस फटे दूध से रसगुल्ले तो बनने से रहे। बहू, जाकर दीनू के यहाँ से दूध ले आ। फिर राधा चिलचिलाती गर्मी में दूध लेकर आती है। फिर दोनों सास बहू कड़ी मेहनत करके रसगुल्ले बनाकर गोपी को देती हैं। ये लो जी, रसगुल्ले बन गए हैं। ठीक है, फिर मैं इन रसगुल्ले को बेचने जा रहा हूँ। फिर गोपी रसगुल्ले बेचने निकलता है। जहाँ बच्चों और बड़ों की भीड़ रसगुल्ले खाने खींची चली आती है, तभी लाल सिंह का आदमी बब्बन वहाँ आकर बोलता है, क्यों रे गोपी, तो इस रसगुल्ले बेचकर अच्छे नोट छाप रहा है। चल जरा जल्दी से 2 रसगुल्ले खिला। ये लो बब्बन भैया। बब्बन रसगुल्ले खाने लगता है और गोपी को ग्राहकों में उलझा देखकर वह जेब से एक पुड़िया निकालकर रसगुल्लों में मिला देता है, जिससे ग्राहकों की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और बात पंचायत में पहुंच जाती है, जहां लोग गांव के मुखिया लाल सिंह से कहते हैं, मालिक, ये दोनों सास बहू मिलावटी रसगुल्ले बनाती हैं और ये गोपी हमें सड़े गले रसगुल्ले खिलाता है। हम सभी के बच्चे बीमार पड़ गए हैं। गौरी, तुम दोनों गरीब सास बहू भोले भाले गांव वालों को सड़े सड़े रसगुल्ले खिला खिलाकर उन्हें ऐसे ठगती हो? अरे बब्बन, हाथ पांव तोड़ दे इस गोपी के, ताकि फिर कभी रसगुल्ले न बेचे, और पूरे 1 महीने के लिए इन सास बहू का हुक्का पानी बंद कर दो। अम्मा बचाओ बचाओ। अरे मत मारो मेरे बेटे को, हम गरीब सास बहू ने कोई मिलावटी रसगुल्ले नहीं बनाए, हमारा यकीन करो। लाल सिंह के गुंडे गोपी को अधमरा कर देते हैं। राधा और सरस्वती उसे उठाकर घर लाती है और राधा मंदिर आकर कहती है, माँ, ये सब क्या हो गया? हम गरीब सास बहू ने किसी का क्या बिगाड़ा था? रसगुल्ले बनाकर बेचकर ही तो हमारे घर का चूल्हा जलता था, वह रास्ता भी लोगों ने बंद कर दिया, अब क्या होगा? अचानक मूर्ति के अंदर से एक आवाज आती है, राधा, रो मत बेटी, ये लो, इन रसगुल्लों को जाकर विश्वास के साथ अपने खेत में बो देना, कुछ ही दिन में तुम बड़ा फल पाओगी। इसके साथ रसगुल्ले से लबालब भरी एक थाली राधा के हाथों में आ जाती है और वो घर आकर अपनी सास को सब कुछ बताती है, जिसके बाद दोनों सास बहू कड़ी धूप में रसगुल्ले की खेती शुरू करती हैं। चल बहू, हम दोनों सास बहू खेत के आधे आधे हिस्से को बांट कर उसे साफ कर लेते हैं। फिर दोनों सास बहू चिलचिलाती धूप में हल चलाकर खेत जोतती हैं और कड़ी धूप में क्यारियां बनाकर रसगुल्ले को मिट्टी में बो देती हैं और उन्हें कई दिनों तक खाद पानी देती हैं। बहू, हमारे रसगुल्ले की खेती सफल तो होगी ना? जरूर होगी माँ जी, इस वक्त हमारे घर में दाने दाने के लाले पड़े हुए हैं। हम गरीब लाचार सास बहू की सारी आस रसगुल्ले की खेती पर ही बंधी हुई है। अगली सुबह जब दोनों सास बहू खेत पर जाते हैं तो उनके खेत के हर हिस्से में रसगुल्ले ही रसगुल्ले नजर आते हैं। ये देखकर सास बहू की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। देखिए माँ जी, हमारे रसगुल्लों की खेती सफल हो गई। कई दिन की भूखी होने के कारण दोनों सास बहू रसगुल्ले तोड़कर खाती हैं। उन रसगुल्ले का स्वाद बहुत ही अनोखा होता है। अरे बहू, ये रसगुल्ले तो एकदम अमृत जैसे लग रहे हैं। हाँ माँ जी, इन रसगुल्ले में अनोखा स्वाद है। अगर हम इन रसगुल्लों को बाजार में बेचेंगे तो हमें अच्छी खासी आमदनी होगी। इसी सोच के साथ गरीब सास बहू खेत के सारे रसगुल्ले तोड़कर उन्हें बाजार में आकर बेचती हैं। रसगुल्ले खा लो, रसगुल्ले आ गए हैं, बाजार में खास खेत के उगे रस भरे रसगुल्ले। ये सुनकर लोगों में रसगुल्ले खाने की लालसा बहुत बढ़ जाती है और देखते ही देखते लोगों में रसगुल्लों की लूट मच जाती है। जो भी उनके खेत के रसगुल्ले खाता वो बहुत खुश होता। अरे वाह, क्या गजब के रसगुल्ले, एकदम छेना रसगुल्ला के जैसे। जरा 2 रसगुल्ले और देना। हाँ, ये लो बेटा। इस तरह राधा और सरस्वती धूप भरी गर्मी में भूखी प्यासी सारे रसगुल्ले बेचकर घर आती हैं और अगले दिन फिर खेत पर आती हैं, जहाँ पहले से भी ज्यादा रसगुल्ले खेती में लगे होते हैं। तभी जैसे ही सरस्वती एक रसगुल्ला तोड़ती है, तभी रसगुल्ले से रस की बूंदें मिट्टी में घुल जाती हैं और साथ ही साथ एक और रसगुल्लों से भरा पौधा पनप जाता है।
अरे राधा बहू, ये रसगुल्ले तो जादूगरी करते हैं। जरा सरा जमीन में टपकते ही रसगुल्ले का नया पौधा आ गया। माँ जी, ये तो अच्छी बात है। देखिए, लू चल रही है, हमें जल्दी जल्दी रसगुल्ले को तोड़ना होगा और फिर इन्हें बाजार में बेचने भी तो जाना है। इस तरह दूसरे दिन भी दोनों सास बहू रसगुल्ले बेचने बाजार में आती हैं। अब रोज ही उन्हें रसगुल्ले बेचकर अच्छा खासा मुनाफा मिलता है, जिससे वह बाजार में रसगुल्ले की बड़ी सी दुकान खोल लेती हैं। बहू, हमारे रसगुल्ले का व्यापार अब जम गया है। हमें रसगुल्ले की कीमत घटा देनी चाहिए ताकि कम दाम देखकर गरीब भी रसगुल्ले खरीद कर खा सकेगा, उन्हें मन्ना मारना पड़े। आप ठीक कह रही हैं माँ जी। अब गरीब सास बहू के गांव के लोग भी रसगुल्ले खाने आने लगते हैं। तभी सरिता का बेटा राजू कहता है, राधिका चाची, मुझे भी आपके रसगुल्ले खाने हैं। नहीं राजू, मैं तुम्हें ये रसगुल्ले नहीं खिला सकती। आप सभी चले जाइए। राधा और सरस्वती मौसी, हमें माफ कर दो। आपकी तरह हमारी आंखों में धूल झोंकी गई थी। असल में आपके रसगुल्ले को बब्बन ने बिगाड़ा था और ये सारा किया धरा लाल सिंह का था। तब से हम तुम्हारे हाथों के रसगुल्ले खाने को तरस रहे हैं। अब तो मेरे राजू को रसगुल्ले खिला दो। फिर राधा और सरस्वती सभी को अपने खेत के खास रसगुल्ले खिलाती हैं और तभी लाल सिंह भी उन सास बहू के रसगुल्ले की दुकान पर आता है। सरस्वती, राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसलिए भगवान ने उसकी सजा में मेरे शरीर को इस अजीब सी बीमारी से भर दिया है। मैं अपनी करनी पर पछता रहा हूँ। लाल सिंह की दुबली बिगड़ी हालत को देखकर गरीब सास बहू दया से भर जाती हैं और उसे अपने खेत के रसगुल्ले खाने को देती हैं। मालिक, हमने आपको माफ किया। अब आप हमारे रसगुल्ले खाकर देखिए, शायद आपकी परेशानी मिट जाए। जैसे ही लाल सिंह वह जादुई स्वादिष्ट रसगुल्ले खाता है, उसे अपनी कमजोर शरीर में नई ताकत का एहसास होता है। ये कैसे जादुई रसगुल्ले हैं? इसे खाते ही मेरे शरीर में बड़ी फुर्ती आ गई है। लाल सिंह के पूछने पर दोनों गरीब सास बहू से अपने जादुई रसगुल्ले की खेती के बारे में बताती हैं, जिसके साथ सास बहू को भी अपने रसगुल्ले की खेती का ये रहस्य पता चलता है कि उनमें बीमारों को ठीक करने की शक्ति है। अपनी कड़ी मेहनत से दोनों सास बहू अपनी गरीब जिंदगी में उभर कर अच्छा घर बनाकर खुशियों भरी जिंदगी जीती हैं।